हम लोग एम्बुलेटरी सर्जरी पढ़ रहे थे। हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डिज़ाइंस पढ़ लिए, किस तरह के एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर होता है, क्या क्या वहाँ पे होता है, क्या वहाँ पे पेशेंट की केयर है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर में डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की जाती है। एक नॉर्मल तो हमारे पास जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन और तरह की होती है। एक एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर की डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसीजर्स की वो कैसे करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है आपके पास कोई भी केस चाहे एक दिन के लिए आया है, चाहे चंद घंटे के लिए आया है, चाहे चंद मिनट्स के लिए आया है, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो करनी ही करनी है। तो एक एम्बुलेटरी सर्जरी की प्रोसीजर्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे करेंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। कहता है that development, implementation and evaluation of the plan of care should be documented in the patient's medical record. Documentation should include but it is not limited to the call. Documentation करनी पड़ेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इतनी करें। सबसे पहले प्री ऑपरेटिव केयर, आप पेशेंट आया आपके पास, आपने उसकी क्या केयर की है। प्री एनेस्थीसिया एवेल्युएशन, एनेस्थीसिया से पहले, एनेस्थीसिया देने से पहले आपने कौन सी कह लेंगे पेशेंट की केयर की है, कौन कौन से आपने स्टेप्स को फॉलो किया। जस्ट लाइक दैट कि आपने एनेस्थीसिया दिया है, जनरल दिया है, रीजनल दिया है या लोकल दिया है, आपने उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगवाया या नहीं लगाया। नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्सपेक्टिंग आउटकम्स, प्लान ऑफ केयर एंड प्री ऑपरेटिव टीचिंग बाय द पेरी ऑपरेटिव नर्स। अब नर्सिंग ने जब पेशेंट आया था आपके पास, उसकी क्या असेसमेंट की है, पेशेंट की क्या कंडीशन थी, नर्स ने उसके बारे में क्या डायग्नोस किया कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम था, क्या उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, क्या आप उसके लिए एक प्लान ऑफ केयर तैयार कर सकते हैं, क्या आप पेशेंट जब आएगा तो उसको क्या क्या वो समझाएगी एक पेरी ऑपरेटिव नर्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। उसके बाद है जी मेडिकल हिस्ट्री। आने से पहले पेशेंट आया प्री ऑपरेटिवली, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट आया उसको फिजिकली एग्जाम करना है, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ अदर टेस्ट। आने से पेशेंट आपके पास आया तो आपके पास सारे उसके लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हैं, जो भी टेस्ट आपको रिक्वायर्ड हैं सर्जरी से पहले वो आपके पास हैं या नहीं है। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर, ये बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को आपने इन्फॉर्म करना है कि आपने सर्जिकल प्रोसीजर अगर स्टार्ट किया है तो उसको बताना है। इन्फॉर्म कंसेंट होता है उसको खुद बताना। एक रिटन कंसेंट होती है वो आप बस पेज के ऊपर ले लेते हैं, भाई ये हमने करना है आपके साथ, वो आप पढ़ा लिखा हो या ना हो वो आप पे फर्क नहीं करता। लेकिन इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब ये होता है कि आपने उसको बाकायदा वर्बली, पंजाबी स्पीकिंग है तो पंजाबी में बताना है, उर्दू स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग जो भी है, तो आपने उसको उसकी की लैंग्वेज में समझाना है ये चीज़ कि आपका ये ऑपरेशन हो रहा है और आपने इसके लिए हमें इजाज़त देनी है। तो ये प्री ऑपरेटिव केयर है। किसी भी ये प्री ऑपरेटिव डॉक्यूमेंटेशन होगी, आप डॉक्यूमेंट्स करेंगे इन सब चीज़ों को जब पेशेंट आपके पास आएगा। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसीजर इंट्रा ऑपरेटिव केयर में आप पेशेंट के साथ क्या क्या करेंगे और क्या क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। मेन चीज़ डॉक्यूमेंटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। एनेस्थेटिक एंड मेडिकेशन लिस्टमेंट, कौन कौन सा एनेस्थीसिया दिया है, कौन सी मेडिकेशन दी है, उसको लिख लेना है। पेशेंट के वाइटल साइंस ड्यूरिंग द सर्जरी कैसे हैं उसको मॉनिटर करना है। इंट्रा ऑपरेटिवली आपने क्या प्लान ऑफ केयर, एक तो आपने प्लान ऑफ केयर आपने पहले डॉक्यूमेंट किया हुआ ना, एक आपने इंट्रा ऑपरेटिवली क्या प्लान ऑफ केयर जो डॉक्यूमेंट किया उसको लिखना है। बस आपने एक चार्ट सा बनाया होगा कि पेशेंट के एक फलां टाइम के ऊपर क्या क्या आपके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या उसके वाइटल साइंस आ रहे हैं, कैसा उसका बॉडी का कलर है, कैसा उसका ब्लड का कलर है, अगर वो निकल रहा है, ये सारा कुछ आपने नोट करते रहना है, डॉक्यूमेंट करते रहना। सर्जिकल प्रोसीजर नोट बाय द सर्जन, सर्जन ने जो प्रोसीजर करना है उसका नोट करना है, क्या उसने सर्जरी की है, क्या वो सर्जरी करना चाहता है। वुंड क्लासिफिकेशन एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर, जो पेशेंट एंड हुआ, आपका प्रोसीजर एंड हुआ, तो क्या उसकी वुंड की क्लासिफिकेशन है, किस तरह का वुंड है, उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। एनी अनएक्सपेक्टेड आउटकम, फर्ज करें आपकी सर्जरी हुई है, आपको लग गया है कि ड्यूरिंग सर्जरी ये प्रॉब्लम हो गई है और उसकी ये आउटकम्स हुई हैं, तो उसको भी आपने डॉक्यूमेंट फौरन ड्यूरिंग सर्जरी कर लेना। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली आपने क्या डॉक्यूमेंट करना है। पोस्ट एनेस्थीसिया केयर, क्या आपने पेशेंट की एनेस्थीसिया के बाद आफ्टर सर्जरी क्या केयर करनी है, इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्सेज, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है। ग्लासगो कोमा स्केल, जीसीएस स्केल होता है, वो आप लोगों को पता होगा, उनको पढ़ाया भी गया होगा सर्जरी में।
GCS कहते हैं, वो आपने वहाँ पे चार्ट बनाया होगा। कौन कौन सी मेडिकेशन जो है वो आप लोगों ने पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली देनी है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, लिखना है इसको। डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी, कि पेशेंट को किन हालात में आप डिस्चार्ज करेंगे, उसका फॉलो अप अपॉइंटमेंट कौन सा दिन रखना है आपके, भाई इतने दिन बाद, इतने घंटे बाद, इतने वीक्स बाद आपने जो है ना वो दोबारा चेक कराना है सर्जन को। और एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, तो कौन कौन सी जो कॉम्प्लिकेशन आई है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ठीक है। अगर आपको ये फ्लैश साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को आएंगी तो आपने उसको बताना है कि आपने फॉरन सर्जन से जो फॉलो अप अपॉइंटमेंट रखनी है। ये चीज़ें यहाँ पे बताना चाह रहा है। पोस्ट ऑपरेटिवली आपने उसको लिख के देना है कि अगर आपको ये चीज़ें फील हुई तो आपने फौरन जो है वो डॉक्टर सर्जन को कॉल करनी है, या सर्जन से कांटेक्ट करना है, या सर्जन को अपॉइंटमेंट लेके सर्जन से मिलने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आप उसको रेडियोलॉजी को उसको एक्स कहते हैं कि भाई ये एक्सरे करवा लो, ये चेस्ट का एक्सरे करवा लो, ये सीटी स्कैन करवा के आना है अपने, आपने अगली दफ़ा ये मिलना है। उसकी पैथोलॉजी क्या है, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आपने सिर्फ बताना है कि ये आपने करवा के आना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस एट द एंड ऑफ डिस्चार्ज, पेशेंट जब जाने लगा है तो उसका शक्ल कैसी है, साइकोलॉजिकली वो अपने आप को कैसा फील कर रहा है, आपको ये आपको पता होना चाहिए। अगर अच्छी बात है तो आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से एक दफ़ा उसको मिलवा दें, उसकी काउंसलिंग करवा दें, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आजकल हर हॉस्पिटल में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लाजमी मौजूद होता है, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में। अटेनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, तो आपके एक जो आउटकम्स आ सकते हैं उसको आपने लिख देना है, डॉक्यूमेंट कर देना है कि क्या क्या जो है पॉसिबिलिटीज हैं, इसके साथ अगले कुछ दिन में क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये, चूंकि आपके पास एक एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर में पेशेंट चंद घंटे के लिए या एक दिन के लिए, मैक्सिमम एक दिन के लिए, डे केयर सर्जरी कहते हैं, एक दिन की मैक्सिमम सर्जरी जो क्योंकि होती है। अब आपने ज़ाहिर है उसको सर्जरी की है, पोस्ट एनेस्थीसिया दिया है, सेडेशन दी है, बेहोश किया है, तो आप चाहते हैं वो घर जाए तो किसी तरीके से जाए, ये ना हो कि आप उसे कहें जा वही घर जाए। तो आपने ये वहाँ पे डॉक्यूमेंट करना है कि वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है फ्रॉम द फैसिलिटी, आपने उसको जब घर जाने के लिए भेजा, उसको लेके जाने वाला कौन था, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, और किस चीज़ के लिए ना है कि वो उसके स्टिचेस लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, उसको आप कहें चल भी रिक्शे पे चला जाए, नहीं। तो उसकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखना है। इंक्लूडिंग रिलेशनशिप टू द कंपनी एक्सपोर्ट पर्सन, जो पर्सन उसको लेके जाने वाला है तो उसका रिलेशनशिप उसके साथ क्या है ये पूछना है। सफर्स करें उसका भाई है तो आपने डॉक्यूमेंट कर लेना कि ये इसका ब्रदर उसको लेके गया। ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट करनी है जो कि आप जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाएगा रिमोट पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब ये जो केयर जो हम लोग अभी पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर रही थी, इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव लिया कि आपने फौरन उसकी क्या केयर को डॉक्यूमेंट करना है। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये वो केयर है जो आप पेशेंट चला गया आपके पास, कुछ दिन, एक दिन हो गया उसको जाने के बाद, अब आपने उसको कैसे उसकी केयर कर सकते हैं या कैसे उसको डॉक्यूमेंट करना है। आपने कहता है फॉलो अप फोन कॉल विद इन 24 आवर टू 4, आपने उसको फोन करना है क्योंकि आपके पास पेशेंट बहुत कम अरसा रहा है। आपने 24 टू 48 आवर किसी भी एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर के असूल होता है कि आपने फ़ोन करके पूछना है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी प्रोग्रेस कैसी है, वो अपने आप को कैसा फील कर सकते हैं, वो आपका जो है ना आपकी आंखें खुल रही हैं, आप बात कर सकते हैं, या आप उसके घर वालों से या पेशेंट के साथ बात डायरेक्टली कर सकते हैं। फॉलो अप फोन कॉल विद इन 6 वीक्स टू असेस द पेशेंट सेटिस्फेक्शन विद आउटकम्स एंड सर्विसेज। ये है कि आपकी अपनी क्वालिटी के लिए है कि आप क्या करें कि आप पेशेंट को फ़ोन करें और उससे पेशेंट के घर वालों को फ़ोन करें और उसका डेटा लेते रहें, डॉक्यूमेंट करते रहें कि पेशेंट कितना सेटिस्फाई हुआ है आपकी सर्जरी से, एक दिन की कितना वो यहाँ से खुश होकर गया था, और अब वो अपने आप को कैसा फील करे, सब चीज़ों को जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट करें। और पेशेंट का सर्जन साथ फॉलो अप रहना बहुत ही ज़रूरी। स्टैटिस्टिक्स कुछ हैं जो कि अभी तक पेश आ चुकी हैं पुरानी सर्जरीज के, एम्बुलेटरी सर्जरी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, वो आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स करने हैं या डॉक्यूमेंट्स हुए हैं और वो आज क्या शो करते हैं कि एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अच्छी थी। तो लोगों के ख्यालात क्या थे इस बारे में, वो कहता है कि मोस्ट पेशेंट हु रिसीव एम्बुलेटरी सर्जरी आर सेटिस्फाइड विद देयर केयर। तो मोस्टली लोग जो एक एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर में आते हैं, एक दिन का स्टे होता है, वो बिल्कुल सेट होकर जाते हैं, वो सेटिस्फाइड रहते हैं। Studies have shown that if further surgery is indicated, most patients choose to have new procedure performed in an ambulatory setting. कहता है कि ज़्यादातर ये
ये स्टैटिस्टिक्स हमको ये कहती हैं, स्टडीज ये कहती हैं कि अगर किसी पेशेंट की एक सर्जरी हुई है, उससे दोबारा किसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो आपकी इतनी अच्छी केयर होनी चाहिए कि वो दोबारा आपको ही चूज करें सर्जरी के लिए, कि एम्बुलेटरी सेटिंग को, ना कि एक जनरल सेटिंग जो कि होती है। एम्बुलेटरी सेटिंग के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस ये भी हैं, पेशेंट को ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में खज्जल खराबी नहीं होनी पड़ती, वो हॉस्पिटल के अंदर ही एक विद इन अ डे जो है ना वो अपना फॉरग होकर घर अपने नॉर्मल वर्क रूटीन में आ सकता है। Few incidents of postoperative complications have been documented as have lower cost of treatment for the patient. कुछ complications जो हैं भी आई हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है पेशेंट्स रिलेटेड, तो उसको भी इग्नोर किया जा सकता है। Pre-operative teaching is beneficial in helping patient attain the expected outcome. आप आने से पहले पेशेंट को सब चीज़ें समझा दें, तो ये आपकी आउटकम्स जो है ना इससे अच्छी आ सकती हैं। Careful patient evaluation and planning can make the ambulatory surgery a successful and positive experience for patient, family, significant others and caregivers. कहता है पेशेंट की अगर आप अच्छी तरीके से एवेल्यूएशन करेंगे, उसका आने से पहले अच्छी तरीके से उसकी नोट करेंगे, उसको जज करेंगे, उसको चेक करेंगे, और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर एम्बुलेटरी सर्जरी होगी, तो इससे पेशेंट के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, उसकी फैमिली के लिए भी, और उसको घर में केयर देने वाला। तो उसके बाद है ये लास्ट पॉइंट है जी, इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर मैनेजमेंट। इफ हम फर्ज करें कि अगर एक डे केयर सेंटर में कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है, ठीक है, आपको लगा है कि भाई आपके कंट्रोल से बाहर है, कोई एडवर्स रिएक्शन एनेस्थीसिया का आ गया, द पेशेंट मे नीड टू बी एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट में आपको सुविधा, आपके पास आईसीयू नहीं होता, ये बात याद रखें, आपको किसी और हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफर करना। देयरफॉर freestanding ambulatory surgery centers and office-based centers need to have a patient transfer admission agreement with the nearby. अब पेशेंट के साथ रिटर्न में एक एग्रीमेंट ले लेना कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम इसको फला हॉस्पिटल में फला जगह में शिफ्ट कर सकते हैं, इसका एक एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, और इसके लिए आपके पास हर वक्त जो है ना वो एक कन्वेंस रेडी होनी चाहिए। The team in the room should notify the nurse in the charge and arrange for transport. आपको अपनी टीम, जितनी भी आपकी एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर की टीम है, उसमें एक बंदा या एक नर्स आपने नोटिफाई कर लेनी है कि ये बंदा जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, यही ट्रांसपोर्ट करेगा। स्मॉलर फैसिलिटीज यूज द इमरजेंसी नंबर 911। छोटी फैसिलिटीज जो घरों में आप सेंटर बनाए उनके लिए एक फैसिलिटी रखी हुई है 911 टू रिक्वेस्ट इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज पर्सनल फॉर द फिजिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट टू द हॉस्पिटल। रजिस्टर्ड नर्स जो है वो डेजिग्नेट, मैं पहले बता चुका हूं कि नर्स आपने डेजिग्नेट कर देने जो पेशेंट के साथ ही जाएगा एम्बुलेटरी सर्जरी। द प्लान्स फॉर इमरजेंसी ट्रांसफर ऑफ पेशेंट शुड बी रिव्यूड विद द एंटायर स्टाफ ऑन कोई भी ट्रांसफर करने की जरूरत पड़े तो आपको उसकी रूटीन बेसिस में जो है ना वो करते रहना। फॉलो अप फोन कॉल, जैसे आपको पहले बताया, बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशंस है वो 48 घंटों के बाद आती है, तो आपने एक नर्स को रजिस्टर्ड कर देना है, एक रजिस्टर्ड नर्स को आपने ये जिम्मे लगा देना उसके कि वो हर 48 घंटे बाद या 2 दिन के अंदर कम से कम उसको लाजमन उससे जो है ना वो फॉलो अप फोन कॉल ले, उससे पूछे, उसे समझाए कि आपने ये करना है। नर्स पेशेंट को रिमाइंड भी करे कि आपने सर्जन को किसी भी सूरत में कॉल करने से हिचकिचाना नहीं है, आप किसी भी टाइम से कॉल कर सकते। ये था जी आज का लेक्चर।